नमस्कार। ज्ञान भूमि के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज काव्य प्रकाश के 34वें एपिसोड का मुख्य विषय रससूत्र के व्याख्याकार, जिसके अंतर्गत तीसरा मत जो भुक्तिवाद भट्टनायक द्वारा प्रतिपादित है। रससूत्र क्या था ये तो आपको पता ही है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। यह रससूत्र इस रससूत्र के प्रणेता भरत मुनि है। इन्होंने नाट्यशास्त्र में यह रससूत्र लिखा है। इस रस सूत्र में दो पद विवादित हैं, जिनको लेकर आचार्यों में मतभेद बना हुआ है। इस कारण रस सूत्र के व्याख्याकार के रूप में अभिनव भारती, लोचन टीका तथा काव्य प्रकाश में चार आचार्यों का प्रधान रूप से निर्देश किया गया है। इसमें चार आचार्यों के नाम के साथ उन आचार्यों के जो समूह थे, उन आचार्यों की परंपरा को जो मानने वाले थे, उन मतों को यहाँ उद्धृत किया गया है। अभी तक हम उत्पत्तिवाद जो भट्ट लोल्लट द्वारा प्रतिपादित है, अनुमितिवाद जो संकुक द्वारा प्रतिपादित है, तथा भुक्तिवाद आज का मुख्य विषय भट्टनायक द्वारा प्रतिपादित है। कुछ चीजें आप लोगों को जान लेनी चाहिए। काव्य लक्षण, काव्य लक्षण में आया हुआ पद शब्दार्थों का व्याख्यान द्वितीय तृतीय में हुआ। उसके बाद दोष, गुण और अलंकारों का विवेचन होना चाहिए था, लेकिन आचार्य ने कहा जब तक हम धर्मी अर्थात काव्य को नहीं समझेंगे, काव्य के स्वरूप को नहीं समझेंगे, तब तक धर्मों की हेयता और उपादेयता कैसे समझ में आएगी। धर्मिणि प्रदर्शिते धर्माणाम हेयोपाय हेयोपाय हेयोपादेयता ज्ञायत इति प्रथमम काव्य भेदान आह। ऐसा कहते हुए उन्होंने काव्य के भेदों का निर्देश किया। सबसे पहले चतुर्थोल्लास में उत्तम काव्य, मध्यम काव्य पंचम उल्लास में और षष्ठम उल्लास में अधम काव्य का विवेचन किया जाएगा। चतुर्थ उल्लास के ध्वनि भेदों में हम अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत को उदाहरण सहित समझ चुके हैं। विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि के अंतर्गत उसका स्वरूप तथा असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के स्वरूप का निर्देश भी हो चुका है। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के अंतर्गत ही रसद ध्वनि आती है, इसके स्वरूप को समझ रहे थे हम। रस क्या है, इसके स्वरूप को समझा। कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणी यानि च प्रत्यादेह स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्य काव्ययोः विभावानुभावस्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिणा व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसस्मृता। ये जो रस का स्वरूप बताया गया था, इसको भी हम विगत कक्षा में समझ चुके हैं। उसके बाद जो रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इस रस सूत्र के व्याख्याकार के रूप में चार आचार्यों का निर्देश मिलता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इन चार मतों से प्रश्न बनते हैं, जिनमें से हम उत्पत्तिवाद भट्ट लोल्लट का समझ चुके हैं। उनके मत का सार इतना था कि रस की उत्पत्ति होती है, किस संबंध से होती है, तो संयोग का अर्थ उन्होंने किया उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध। उत्पाद्य वहां पर रस होता है और विभावादि उत्पादक होते हैं, और निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने उत्पत्ति किया है। ये मतलब निष्कर्ष है, इसको ही याद करना है। बाकी जो साहित्य शास्त्र के छात्र हैं, उनको ठीक से प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना है। दूसरा मत संकुक का था, जिन्होंने अनुमितिवाद की स्थापना की। जो न्याय दर्शन से संबंधित आचार्य हैं, उन्होंने अनुमितिवाद में संयोग का अर्थ गम्य गमक भाव रूपा किया। गम्य गमक भाव रूप का ही दूसरा पर्याय है अनुमाप्य अनुमापक भाव संबंध। संयोग का मतलब अनुमाप्य अनुमापक भाव संबंध या गम्य गमक भाव रूप संबंध। तो इसमें अनुमाप्य क्या है, रस, और अनुमापक है विभावादि। गम्य क्या है, रस, और गमक क्या है, विभावादि। निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति किया है कि यहाँ पर अनुमान के आधार पर रस की अनुमिति होती है। तो ये दो मत हो गए थे। दोनों मत में जो प्रथम मत था वो उत्पत्तिवाद का समर्थक था। उस मत में दोष क्या था ये भी समझ लेना यहाँ पर प्रासंगिक है। प्रथम मत जो भट्ट लोल्लट का है, उन्होंने रस की उत्पत्ति मानी है, और किससे, मुख्यावृत्तिया रामादौ और तद रूपानुसंधान नर्तके भी प्रतीयमानो रसः।
उन्होंने मुख्य वृत्ति से राम अर्थात अनुकार्य में रस की प्रतीति मानी है और उसके रूप का अनुसंधान करने वाले नट में प्रतीयमान होने वाला रस माना है, जो कि लोक विरुद्ध है। यदि नायक में या अभिनेता में या फिर जो अनुकार्य है जिसके रूप का अनुकरण किया जा रहा है उनमें रस माना जाए तो सामाजिक की प्रवृत्ति क्यों होगी, ये बहुत बड़ा दोष सामने आता है। बात संकुक की करें तो इन्होंने भी रस को अनुकर्ता में बताया है, अर्थात जो नायक होता है, जो नट होता है, उसमें रस की प्रतीति होती है, जो कि अनुमिति के आधार पर होती है। अनुमिति हमेशा परोक्ष वस्तुओं की होती है, जबकि रस जो है उसका साक्षात्कार किया जाता है, प्रत्यक्ष रस का अनुभावन किया जाता है, जो कि तर्क संगत नहीं है। तो अनुमितिवाद जो संकुक का है और उत्पत्तिवाद जो भट्ट लोल्लट का है, दोनों ही मत ठीक नहीं लग रहे थे। तो तीसरे मत का यहाँ पर निर्देश किया जा रहा है। तीसरे मत के निर्देश से पूर्व हम संक्षेप में इनके मतों का एक बार फिर से अवलोकन करेंगे, दोनों मतों का, ताकि तीसरे मत में इन दोनों मतों के खंडन के साथ अभिनव गुप्त के मत का भी खंडन आंशिक रूप से किया गया है। अब यहाँ अभिनव गुप्त का जो खंडन किया गया है भट्ट नायक के मत में, वहां एक प्रश्न बना रहता है कि अभिनव गुप्त पहले हुए या भट्ट नायक। इन्होंने ना अभिव्यज्यते जो लिखा है, देख लीजिए यहां पर लिखा है ना अभिव्यज्यते, प्रतीयते, उत्पद्यते और अभिव्यज्यते। तो रस की प्रतीति, उत्पत्ति और अभिव्यंजना। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि भट्ट नायक पहले हुए या फिर अभिनव गुप्त। भट्ट नायक यदि पहले हुए तो ठीक है, अभिनव गुप्त ने उनको पूर्व पक्ष के रूप में रख दिया है। और यदि भट्ट नायक बाद में हुए, अभिनव गुप्त पहले हुए, तो भट्ट नायक किस आधार पर इनके मत को रखेंगे। चलिए इस मत को समझने से पहले एक बार सिंहावलोकन करते हैं प्रथम और द्वितीय मत का। भट्ट लोल्लट ने कहा आलम्बन और उद्दीपन कारण के माध्यम से रत्यादि भाव उत्पन्न होता है और अनुभाव से वो प्रतीति के योग्य बनाया जाता है। स्पष्ट रूप से लिखा है ना, अनुभावई प्रतीति योग्य कृतः। अनुभाव क्या है? कटाक्ष भुजाक्षेप प्रभृति ही कार्य ही, कार्य को ही अनुभाव कहा जाता है। उसके बाद व्यभिचारी भी उपचिता, व्यभिचारी भावों से उपचित किया जाता है। व्यभिचारी क्या है? निर्वेदादि भी, जिनको लोक में सहकारी कारण भी कहा जाता है। और मुख्यावृत्तिया रामादौ अनुकार्य, अर्थात ये कह सकते हैं इन्होंने मुख्य वृत्ति से प्रधान रूप से अनुकार्य में रस की प्रतीति मानी है। अनुकार्य अर्थात जिसका अनुकरण किया जाता है, और राम आदि का अनुकरण, दुष्यंत आदि का अनुकरण किया जाता है, इसलिए राम और दुष्यंत में ये क्या रस की प्रतीति मानते हैं। और उनके रूप का अनुकरण करने वाले नर्तक में भी रस मानते हैं। तो प्रथम पक्ष में यही दोष है कि नर्तक और अनुकार्य में यदि रस की प्रतीति होगी तो सामाजिक की प्रवृत्ति क्यों होगी? सामाजिक की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती, यही सबसे बड़ा दोष है। इसके बाद जो शंकुक का मत है, शंकुक ने कहा कि यहाँ सम्यक मिथ्या संशय और सादृश्य प्रतीतियों से विलक्षण मतलब अन्य चित्त तुरग न्याय से राम है ये, ऐसा नट के मस्तिष्क में जाता है। प्रतिपत्तिया ग्राह्य नटे, नटे लिखा है ना, नट में ये प्रतिपत्ति होती है कि यह राम है। कौन से न्याय से? चित्र तुरग न्याय। जैसे चित्र में बना हुआ अश्व वह अश्व है, ऐसी सम्यक प्रतीति भी नहीं हो सकती। अश्व नहीं है ऐसा मिथ्या भी नहीं हो सकता। संशय, क्या यह अश्व है, ऐसा संशय पूर्वक भी ज्ञान नहीं हो सकता है। क्या यह अश्व के सदृश है, ऐसा भी नहीं कह सकते। इसी दृष्टांत को समझने के लिए इन्होंने लिखा है, इसी बात को समझने के लिए दृष्टांत दिया है। रामः एव अयम, अयोग विवच्छेद, अयमेव रामः अन्ययोग विवच्छेद, न रामोऽयम् इत्योत्तर कालिके बाधे रामोऽयमिति, रामः स्याद् वा न वायमिति रामः राम सदृशोऽयम् इति च सम्यक् मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीतिभ्यो विलक्षणया चित्रतुरगादि न्यायेन रामोऽयमिति प्रतिपत्तिया ग्राह्ये नटे। जैसे चित्र तुरग वाला, चित्र में बना हुआ अश्व सम्यक मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीतियों से अलग होता है, उसी प्रकार सहृदय को, सॉरी, नट को प्रतीति होती है यह राम ही है, और उनके अनुकरण करता है नट। पहले अनुकरण क्या करेगा? उस नाय का दो उदाहरण दे दिए
एक दे दिया संयोग श्रृंगार का, दूसरा वियोग श्रृंगार का। नायक अनुभव करता है कि यह मेरे अंगों की अमृत रूपी छटा है, मेरे नेत्रों की कर्पूर से भरी हुई सलाकिका है, मेरे शरीर की मनसः शरीरड़ी, मन रूपी शरीर की ये मनोरथ श्री है, प्राणेश्वरी है, ये लोचन गोचरम गता, मेरे नेत्रों का विषय बन गई। ये पहला किसी नायिका को देखकर नायक के मन में जो भाव उत्पन्न हुआ उसको प्रकट करता है। दूसरे में कहता है दुर्भाग्य से आज मैं उस चपल नेत्रों वाली से वियुक्त हो गया। और वियुक्त होने के साथ साथ कोई बात नहीं, जेठ की दोपहरी होती और वियुक्त हो जाता था तो अच्छी बात थी, लेकिन अविरल विलोल जलदहा, निरंतर बरसने वाले मेघों से, जल से भरे हुए जो मेघ हैं और उनका काल आ गया है। वर्षा ऋतु में नायक को नायिका की अत्यधिक आवश्यकता होती है, दोनों को परस्पर आवश्यकता होती है, क्योंकि शीतल मंद वायु बह रही होती है, ऐसे में एकाकी रह पाना कठिन होता है। तो ये दोनों मतों का सार था। इन्होंने यहाँ पर अनुमिति बाद है इनका, इन्होंने कहा रस की अनुमिति होती है, जो अनुमिति ठीक नहीं है, क्योंकि अनुमिति है वो परोक्ष ज्ञान का विषय होती है और यहाँ पर रस की अनुभूति प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। दूसरी बात इन्होंने नट में मानी है रस की अनुभूति, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि नट को और उसको होगी अनुकार्य को, तो सहृदय क्यों उसमें प्रवृत्त होगा। तो ये दो दोष सामने इनके में भी आते हैं। तीसरा मत जो है वह भट्ट नायक का है, उसको समझने के लिए आज की कक्षा का प्रणयन हुआ है। भट्ट नायक कहते हैं न ताटस्थ्येन नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते। ताटस्थ मतलब तटस्थ, तटस्थ का मतलब होता है उदासीन। उदासीन का भाव यहाँ पर ये है कि जैसे आप कोई फिल्म सिनेमा कुछ भी ये नाटक आदि देख रहे हैं तो उसमें दो वस्तुएं उदासीन होती हैं। क्या? एक तो अनुकार्य, जिसका अनुकरण किया जा रहा है, वो तो है ही नहीं, वो प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं है ना। मान लीजिए आप बाहुबली सिनेमा देखने गए, तो उसमें बाहुबली तो है नहीं, बाहुबली और देवसेना का अनुकरण करने वाले प्रभास और वहां पर कौन है, एक नायिका है, उसका तथाकथित नाम है, वो दोनों उपस्थित हैं वहां पर। अब ताटस्थ तटस्थ कौन हो गया? तो अनुकार्य, दोनों अनुकार्य, राम सीता तटस्थ हो गए, दुष्यंत शकुंतला तटस्थ हो गए, और उनका अनुकरण करना जिनका दायित्व है वो दोनों तटस्थ हो गए, नायक और नायिका। कौन? नट और नटी, जो उनका अनुकरण कर रहे हैं वो दोनों तटस्थ हैं। इसलिए तटस्थ में रस की प्रतीति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एक विद्यमान नहीं है, दूसरे को उसका अनुकरण करना है। अनुकरण करने वाला व्यक्ति यदि रस की अनुभूति करने लगेगा तो मंच पर अनुकरण कर ही नहीं सकता, क्योंकि फिर वो आस्वादन में लग जाएगा, अगला डायलॉग क्या है ये बोलना भूल जाएगा, तो यहाँ ये समस्या आ जाएगी। नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते, आत्मगत अर्थात सहृदय में भी रस की, सामाजिक में भी रस की प्रतीति नहीं होती। यही बात सबसे कठिन है इनके मत में। भैया अगर सामाजिक में रस की प्रतीति नहीं होगी तो सामाजिक क्यों प्रवृत्त होगा? न प्रतीयते, न उत्पद्यते, न अभिव्यज्यते। इन्होंने तीनों मतों का खंडन कर दिया। प्रतीति किसके मत में होती है? तो उन्होंने कहा था ना भट्ट लोल्लट ने, प्रतीति योग्य कृतः विभावादि भी प्रतीति योग्य कृता, तो प्रतीति भी नहीं हो सकती। न उत्पद्यते, तो उत्पत्तिवाद भी नहीं का था। न अभिव्यज्यते, अभिव्यज्य मतलब अभिव्यंजित भी नहीं होता, ये व्यंजनावृत्ति से रस की जो प्रतीति है वो भी नहीं हो सकती। तो किससे होती है? तो अपितु काव्ये नाट्ये च, काव्य और नाट्य में क्या अभिधातः द्वितीय न, अभिधा के अतिरिक्त जो द्वितीय व्यापार है, अभिधा के अतिरिक्त द्वितीय व्यापार क्या है? द्वितीय न भावकत्व व्यापारेण, द्वितीय भावकत्व व्यापार से, भाव्यमान मतलब उत्पन्न होने वाला स्थायी, जो भावकत्व व्यापार के माध्यम से उत्पन्न होने वाला स्थायी है। अब भावकत्व व्यापार कैसा है? विभावादि साधारणीकरणात्मना, विभावादि के माध्यम से जो सहृदय, सामाजिक और नट में जो साधारणीकरण कर देता है कि अहम दुष्यंतः शकुंतला विषयक रतिमान, ये अहम शकुंतला दुष्यंत विषयक रतिमती,
ये जो साधारणीकरण है, जब कोई प्रेक्षक किसी नाटक को देखने जाता है तो वो स्वात्म की अनुभूति को त्याग कर तदाकाराकारी चित्तवृत्ति में संलिप्त हो जाता है और स्वात्म का भान जो है उसका भी बोध न होकर वो व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं दुष्यंत हूं, इस शकुंतला से रति करने वाला, या फिर कोई नायिका है, कोई कोई महिला है तो वो मैं शकुंतला हूं, इस दुष्यंत से रति करने वाली। इस तरह का जो साधारणीकरण होता है, मतलब साधारणीकरण क्या, दुष्यंत और प्रेक्षक जो पुरुष प्रेक्षक है उसका साधारणीकरण हो जाता है, तो वही है भावकत्व व्यापार। भावकत्व व्यापार की आत्मा क्या है, विभावादि साधारणीकरणम। विभावादि साधारणीकरण है जिस भावकत्व व्यापार की आत्मा, उस भावकत्व व्यापार से उत्पन्न होने वाला भाव्यमान अर्थात भावित होने वाला स्थाई, स्थाई जो होता है वह स्थाई तत्वोद्रेक प्रकाशानंदमय संवित विश्रांति सतत्वेन भोगेन भुज्यते। तत्वोद्रेक अर्थात जिसमें सत्व के उद्रेक से, इसका स्वरूप कैसा है, सत्व के उद्रेक से प्रकाश और आनंदमय, आनंदमय संवित मतलब ज्ञान, और उस ज्ञान की विश्रांति, और उस विश्रांति के माध्यम से क्या, जिसका भोग किया जाता, सतत्वेन तत्व सहित जिसका भोग किया जाता है वही रस होता है। भोगेन भुज्यते इति भट्टनायक, ऐसा भट्टनायक का मत है। भट्टनायक के मत का सार ये है कि ये कहते हैं तटस्थ में रस की प्रतीति नहीं होती। तटस्थ कौन, अनुकार्य और अनुकर्ता। अनुकार्य जिसका अनुकरण किया जा रहा है, अनुकर्ता जो अनुकरण कर रहा है। आत्मगत अर्थात सहृदय, सहृदय में भी रस की प्रतीति नहीं होती है, न प्रतीति होती है, न उत्पन्न होता है, न अभिव्यंजित होता है। अपितु काव्य और नाट्य में अभिधा के अतिरिक्त अभिधा व्यापार, भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार, इन व्यापारों के माध्यम से साधारणीकरण होता है, और साधारणीकरण होने पर जो स्थायी भाव है वो सत्व के उद्रेक से प्रकाश और आनंदमय होकर ज्ञान होने वाला जिसका, और उस ज्ञान के माध्यम से जो चेतना की विश्रांति है और उस विश्रांति का भोग जो किया जाता है तत्व के साथ अर्थात सार के साथ जिसका भोग किया जाता है वही रस है। अब इन्होंने, इनके मत में क्या समस्या उत्पन्न होती है उसको समझ लेते। इन्होंने न तटस्थ में माना रस, न आत्मगत माना, न उसकी प्रतीति मानी, न उसका उत्पन्न माना है, न उसकी अभिव्यंजना मानी। तो पहला दोष यही है, न तटस्थ को हो रहा है न आत्मगत हो रहा है। तटस्थ मतलब नायक नायिका और जिनका अनुकरण कर रहे हैं वो दोनों। आत्मगत अर्थात सामाजिक, सामाजिक को भी रस की प्रतीति नहीं हो रही। तो भैया किसको रस की प्रतीति होगी, तब व्यक्ति क्यों प्रवृत्त होगा। अब ये यहाँ पर एक तर्क देते हैं, बहुत संक्षेप में लिखा है इनका मत। ये कहते हैं कि अगर सामाजिक आत्मगत को रस की प्रतीति होगी, तीन, इनका थोड़ा लॉजिकली भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें तर्क नहीं है। तटस्थ में इसलिए प्रतीति नहीं हो सकती, यदि हम अनुकार्य में रस की प्रतीति माने तो अनुकार्य तो विद्यमान ही नहीं है। अब राम सीता परोक्ष है, उनका तो कभी हमने साक्षात्कार किया ही नहीं है, तो उनमें रस की प्रतीति हो कैसे सकती है। नट यदि रस की प्रतीति में संलिप्त हो जाएगा तो अभिनय को भूल जाएगा, तटस्थ में प्रतीति नहीं हो सकती। आत्मगत क्यों नहीं होती है, कहते आत्म मतलब सामाजिक, जो हम सभी हैं किसी नाटक को देखने जाते हैं, हम सभी को क्यों नहीं रस की प्रतीति हो सकती है। तो ये कह रहे हैं हमको रस की प्रतीति इसलिए नहीं हो सकती कि सीता पार्वती आदि क्या है, जिनको मातृशक्ति के रूप में कल्पना की गई है, और उनके विषय में हम रति की कल्पना कर कैसे सकते हैं। मान लीजिए सीता और पार्वती में उस समय हम मातृभाव की कल्पना छोड़ देंगे और हम उनमें अपनी जो प्रियतमा है उसका अध्यारोप कर देंगे, लेकिन जो दुष्यंत या राम के द्वारा किए गए कठिन कार्य हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। समुद्र लंघन, राक्षसी सेना का संहार, एक बाण से समुद्र को सुखा देना, जब ये सब बातें आएंगी तो आत्मगत में भी रस की प्रतीति बाधित हो जाएगी। इसलिए ना आत्मगत होता है न तटस्थ में होती है। तो फिर कैसे होती, तो अभिधा के अतिरिक्त द्वितीय व्यापार जो है क्या, भावकत्व व्यापार। अब भावकत्व और भोजकत्व व्यापार जो है वो कभी संप्रदाय में प्रसिद्ध ही नहीं है, ऐसे व्यापारों का निर्देश कहीं मिलता ही नहीं है।
हाँ, ये जरूर कह सकते हैं। वैसे तो ये जो भट्ट नायक हैं वो सांख्य मतानुयायी हैं, सांख्य दर्शन के आचार्य हैं, ऐसा यहाँ पर मिलता है। लेकिन सांख्य मत के अनुयायी होने पर भी भट्ट नायक का जो मत है, भट्ट नायक के मत में एक समस्या यहाँ पर यह भी बनती है कि सांख्य मतानुयायी होने पर भी जो भावकत्व व्यापार मान रहे हैं, भावकत्व व्यापार को ही मीमांसा में भावना कहा गया है, शाब्दी भावना और आर्थी भावना। तो सांख्य मत के होते हुए भी ये मीमांसा के सिद्धांत को भावकत्व व्यापार की कल्पना क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो भावकत्व नाम के व्यापार का निर्देश किसी आचार्य ने किसी शास्त्र में नहीं किया है, लेकिन मान लेते हैं एक क्षण के लिए कि भावकत्व व्यापार और भावना दोनों सिमिलर है, समान है। लेकिन ऐसा ऐसा करेंगे तो इनका जो सांख्य मतानुयायित्व है वो नष्ट होने लगेगा। तो भावकत्व भोजकत्व व्यापार की नवीन कल्पना है, और यह नवीन कल्पना होने पर भी न तटस्थ में रस की प्रतीति करा पा रही है, न आत्मगत में रस की प्रतीति करा पा रही है। इसलिए इनका भी मत ठीक नहीं है। तो फिर क्या है? इनके मत का सबसे बड़ा प्रदेय काव्य शास्त्र में यह है साधारणीकरण व्यापार। उन्होंने जो साधारणीकरण शब्द दिया है वो नवीन है। इसलिए कई बार प्रश्न पूछा जाता है साधारणीकरण सिद्धांत के जनक कौन है? तो भट्ट नायक है। यह साधारणीकरण एक तरह से अभिनव गुप्त पर ऋण है, और उसी साधारणीकरण के माध्यम से अभिनव गुप्त ने जो अपना सिद्धांत स्थापित किया है, जो ध्वनि संप्रदाय के आचार्यों में सर्वसम्मति से सम्मान पूर्वक स्वीकृत है, इस साधारणीकरण का जो ऋण है वो भट्ट नायक का ऋण पूरे काव्य शास्त्र की परंपरा पर है, जो ध्वनि संप्रदाय को मानते। तो इस आधार पर जो भट्ट नायक का मत है ये हम लोग समझे। कोई भी समस्या है, कोई भी जिज्ञासा है तो उसको आप पूछ सकते हैं। और इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं ये आप समझ लीजिए। पहला प्रश्न बनेगा न ताटस्थेन नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते इति कस्य वाक्यम अस्ति। दूसरा प्रश्न बनेगा साधारणीकरण सिद्धांत के जनक कौन है। तीसरा प्रश्न बनेगा कि भावकत्व और भोजकत्व व्यापार किसने माना है। ये तीन प्रश्न तो मोटे मोटे बन जाएंगे। चौथा प्रश्न बनेगा क्या अभिधातः द्वितीयेन का भाव क्या है? तो भावकत्व व्यापार है यहाँ पर, चौथा प्रश्न बन जाएगा। पांचवा प्रश्न बनेगा, कोई पंक्ति रख देगा न ताटस्थेन नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते नोत्पद्यते न अभिव्यज्यते अपितु काव्ये नाट्ये च अभिधाता, ऐसे करके कोई भी पंक्ति रख देगा तो वहां पर कहेगा ये पंक्ति किस सिद्धांत से ली गई है, कौन से वाद की है। भट्ट नायक किस वाद को मानते हैं? तो भट्ट नायक भुक्तिवाद को मानते हैं। भट्ट नायक किस दर्शन के अनुयायी हैं? तो सांख्य दर्शन अनुयायी। तो 5-7 प्रश्न मोटे मोटे बनते हैं। भावकत्व भोजकत्व व्यापार की नवीन कल्पना है, और इस कल्पना के बाद भी ये सामाजिक में रस की प्रतीति नहीं करा पा रहे हैं, ये भी समस्या है। और सबसे बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन जो है, जो प्रदेय है, वो क्या है? साधारणीकरण, जो इन्होंने सिद्धांत दिया है साधारणीकरण। तो इस आधार पर भट्ट नायक के मत को हम समझे, और साथ में शंकुक और भट्ट लोल्लट के मत में क्या दोष से इसको भी समझे, क्या किसका प्रदेय है, क्या किसका न्यूनता है, ये भी समझ लिए। और अग्रिम कक्षा से हम अभिनव गुप्त के बृहद मत को पढ़ेंगे, जो कि ध्वनि संप्रदाय में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है, और उसी को मानकर चलते हुए हमारा पूरा जो ध्वनि संप्रदाय है वो पुष्पित, पल्लवित और उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। और सबसे ज्यादा आदर भी ध्वनि संप्रदाय को दिया गया है, क्योंकि वो जो बातें करते हैं वो वास्तव में लोक सिद्ध है, और किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रहता है। ऐसी मेरी मान्यता है। जो लोग अभिनव गुप्त को नहीं मानते हैं, श्रीमद अभिनव गुप्त पादाचार्य, ऐसी उन्होंने मम्मट ने निर्देश किया है, इति श्रीमद अभिनव गुप्त पादाचार्याः। तो अभिनव गुप्त को एक तरह से ईश्वर की श्रेणी में डाल दिया है, ऋषि की श्रेणी में डाल दिया है मम्मट ने, और अभिनव गुप्त का कहीं निर्देश नहीं। तो सही बात है, किसी की अगर आप किसी में आपकी श्रद्धा है तो जरूरी नहीं है कि प्रतिक्षण आप उसका सम्मान, प्रतिक्षण उसको, है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु इत्यादि करते रहें। कहीं जहां अवसर मिले उसको सर्वाधिक सम्मान दें। आचार्य मम्मट ने भी जब अभिनव गुप्त का मत लिखा है तो उसमें लिखा है श्री अभिनव गुप्त पादाचार्याः, बहुवचन प्रयोग किया है। तो ये सब
एक तरह से बड़े लोगों का क्या कहते हैं संकेत है कि किस प्रकार बड़े का सम्मान करना चाहिए। साथ में कौन-सा मत सबसे ज़्यादा हृदय लगा रहा है मम्मट को, ये भी निर्देश कर दिया। ये मत मत जो है वो विस्तृत है, कोशिश करेंगे एक ही कक्षा में समेटने की, लेकिन यदि बड़ा होगा तो 2 भाग में इसको समेटेंगे। और तब तक के लिए आप जितना ये मत 3 पढ़े हैं, इनका जो क्वेश्चन वाला भाग है उसको क्वेश्चन के हिसाब से तैयार कर लीजिए और जिसको समझना है उसको समझिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।